हेलो स्टूडेंट। सो अब हम बात करने जा रहे हैं सिंगल इंडेक्स मॉडल या शार्प इंडेक्स मॉडल के बारे में, राइट। सो मार्कोविट्ज मॉडल डिस्कस किया और सिंगल इंडेक्स और शार्प इंडेक्स मॉडल दोनों ही पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट। अब सिंगल इंडेक्स मॉडल में क्या होता है, सिंगल इंडेक्स मॉडल में हम जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं ना पोर्टफोलियो के अंदर भी, पोर्टफोलियो तो बहुत सारी सिक्योरिटीज से मिलकर बना होगा। तो सिंगल इंडेक्स मॉडल हमें कैसे एडवाइस करेगा बेस्ट पोर्टफोलियो के लिए, वो क्या करता है, जितने भी इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ हैं उनके रिस्क एंड रिटर्न्स को एग्जामिन करता है और उसके बेसिस पे हमें बताता है कि कौन सा पोर्टफोलियो ऑप्टिमम है या कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट है। सो बट ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इन्वेस्टर वही पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना चाहेगा जहाँ पे उसको रिटर्न मैक्सिमाइज मिले और रिस्क का लेवल वो हो जो वो बियर कर सकता हो, राइट। तो उसकी एपेटाइट करने की रिस्क की जो कैपेबिलिटी होती है, उस रिस्क पे जब उसे मैक्सिमाइज रिटर्न जो भी पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है वो उसके लिए बेस्ट पोर्टफोलियो बन जाता है, ठीक। तो सिंगल इंडेक्स और मार्कोविट्ज पोर्टफोलियो मॉडल ये दोनों ही हमें हेल्प करते हैं पोर्टफोलियो के सेलेक्ट करने में, राइट। सो इसके पहले अगर हम मार्कोविट्ज भी अच्छे से पढ़े रहेंगे ना तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे कि ये सिंगल इंडेक्स मॉडल डेवलप किसने किया था। तो इसे 1963 में विलियम एफ शार्प के थ्रू डेवलप किया गया था और बेसिकली विलियम एफ शार्प जो है वो मार्कोविट्ज के ही स्टूडेंट थे। तो मार्कोविट्ज पोर्टफोलियो मॉडल के जो भी ड्रॉबैक्स थे ना, उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के पर्पज़ से ही शार्प इंडेक्स मॉडल को एग्जिस्टेंस में लाया गया। क्लियर है। अब क्या ड्रॉबैक्स थे, देखिए मार्कोविट्ज मॉडल आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जहाँ पे हमने पोर्टफोलियो के बारे में भी छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन कर दी हैं, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा वहाँ पे। तो हमें मार्कोविट्ज मॉडल पता है, वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ कही थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कही थी वो क्या कही थी कि भाई जो भी पोर्टफोलियो होता है उसमें जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती है ना, हर सिक्योरिटीज़ का आपस में एक रिलेशन होता है। तो वो क्या कहता है कि भाई हमें मैक्सिमाइज रिटर्न अगर पाना है और रिस्क को रिड्यूस करना है तो हमें ऐसे पोर्टफोलियो को चूज़ करना चाहिए जहाँ पे अगर किसी एक सिक्योरिटीज़ का रिस्क हाई है तो हमारी दूसरी सिक्योरिटीज़ का रिस्क लो होना चाहिए, रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए ना, जिससे कि कहीं ना कहीं रिस्क हेज हो जाए। तो वो क्या करते थे, हर सिक्योरिटीज़ का, हर एक सिक्योरिटीज़ का एक दूसरे के साथ क्या देखते थे, रिलेशन देखते थे। वहाँ को रिलेशन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती थी। अब जब हम हर सिक्योरिटीज़ का एक दूसरे के साथ को रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे, को रिलेशन को कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। बेसिकली वहाँ पे ये यही फॉर्मूले के थ्रू आप को रिलेशन को समझ सकते हैं कि एन फिर n-1 डिवाइड बाई 2। एन क्या हो गया, जितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ आप ले रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में। मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए कहते हैं कि मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 100 सिक्योरिटीज़ हैं, तो अब 100 सिक्योरिटीज़ का कोरिलेशन आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब ऐसे देखिए कि 100 सिक्योरिटीज़ मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 199 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4950। सो बेसिकली 4950 कोवेरिएंस को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि कोरिलेशन आपको समझना पड़ेगा, राइट। सो ये थोड़ा सा कैसा हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती थी। देखिए यहाँ पे समझिएगा, जो मार्कोविट्ज था वो क्या करता था, वो हर सिक्योरिटीज़ का आपस में रिलेशन देखता था। तो जब सिंगल इंडेक्स मॉडल आया तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए कि हर सिक्योरिटीज़ का आपस में अगर कोरिलेशन देखेंगे तो बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या कहा कि एक कॉमन फैक्टर होता है, तो हमें हर सिक्योरिटीज़ का जो रिलेशन है ना वो एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि हर सिक्योरिटीज़ का रिलेशन मार्केट के साथ देखना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, उस कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ख़त्म कर दिया सिंगल इंडेक्स मॉडल ने। अब ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए सिक्योरिटीज़ ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ऐसे आपके पास सिक्योरिटीज़ है आपके पोर्टफोलियो में। अब अगर मार्कोविट्ज मॉडल को हम अडॉप्ट करते हैं, उसके बेसिस पे करते हैं, तो मार्कोविट्ज मॉडल क्या कहता है कि भाई ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ है, सी का डी के साथ है, ए का डी के साथ है, ए का बी के साथ है, ए का सी के साथ है। इस तरह से सभी का सी का ए क्या है, तो सभी का आपस में रिलेशन है ना, मतलब एक कोरिलेशन है सभी सिक्योरिटीज़ का आपस में और फिर मार्केट से कंबाइंड है वो चीज़ें। लेकिन अगर हम सिंगल इंडेक्स मॉडल को बेस बनाते तो वो क्या कहता है कि अगर ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए का बी से नहीं, बी का सी से नहीं है, ए और सी का नहीं, बल्कि ए बी सी सबका किससे रिलेशन देखना, मार्केट से। के ए का मार्केट से क्या रिलेशन है, बी का मार्केट से क्या रिलेशन है, सी का मार्केट से क्या रिलेशन है, वो ये चीज़ कहता है कि हर एक सिक्योरिटीज़ का सिर्फ मार्केट से रिलेशन देखना है। तो कहीं ना कहीं सिंगल इंडेक्स मॉडल या शार्प इंडेक्स मॉडल ने क्या किया, जो ये कोरिलेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, जो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैलकुलेशन करने पड़ते थे, उन सारी चीज़ों को ये क्या कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ईजी बना दिया और हर एक सिक्योरिटीज़ का रिलेशन सिर्फ एक चीज़ के साथ देखने की बात कह दी, वो था क्या, मार्केट। सो बेसिकली जो सिंगल इंडेक्स मॉडल है वो इस कॉन्सेप्ट पे काम करता था कि सिक्योरिटीज़ की जो परफॉर्मेंस होती है ना वो रिलेट करती है आपकी मार्केट इंडेक्स की परफॉर्मेंस से। क्लियर है। तो इसीलिए हमें सिक्योरिटीज़ का रिलेशन मार्केट
इंडेक्स के साथ देखना चाहिए। मार्केट इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया ना, इनके बेसिस पे। तो इनका मानना था कि भाई सिक्योरिटीज़ जो परफॉर्म करती है वो इनके अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है। किसके अकॉर्डिंग? मार्केट इंडेक्स, मतलब निफ्टी सेंसेक्स जो हमारा है इनके अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है। इसीलिए हमें इन सिक्योरिटीज़ का रिलेशन भी इनके साथ देखना चाहिए, ना कि सिक्योरिटीज़ का रिलेशन आपस में देखना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ सिंगल इंडेक्स मॉडल की बात कही गई है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मार्केट इंडेक्स को, मतलब जैसे आपका निफ्टी वगैरह हो गया, निफ्टी 50 हो गया, और आपका सेंसेक्स वगैरह हो गया, S&P वगैरह जो होते हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि ये आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और जो सिक्योरिटीज़ के रिटर्न होते हैं ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो मार्केट के अकॉर्डिंग आपकी सिक्योरिटीज़ इम्पैक्ट पे आएगी, मतलब मार्केट में जो चेंजेस हो गए उसका इम्पैक्ट सिक्योरिटीज़ पे आएगा, क्योंकि सिक्योरिटीज़ के रिटर्न कैसे हैं? डिपेंडेंट हैं। किस पे हैं? मार्केट इंडेक्स पे। तो मार्केट इंडेक्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इस तरीके से इन्होंने बात को कहा था, ठीक है। तो सिंगल इंडेक्स मॉडल क्या कहता है कि किसी भी स्टॉक का जो रिटर्न है ना, वो दो बातों से इन्फ्लुएंस होता है। एक तो ओवरऑल मार्केट का क्या रिटर्न आया है ना, क्योंकि क्या बताया मैंने आपको कि मार्केट का रिटर्न इंडिपेंडेंट है और सिक्योरिटी का रिटर्न जो है डिपेंडेंट है। तो इन्होंने कहा कि स्टॉक का जो रिटर्न होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, किससे इन्फ्लुएंस होगा? आपके ओवरऑल मार्केट के रिटर्न से। और दूसरा, उस पर्टिकुलर कंपनी के स्पेसिफिक कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक उस कंपनी का अपना क्या चीज़ है उससे इन्फ्लुएंस होता है। ये दो चीज़ें होती हैं, मतलब सिक्योरिटीज़ का जो अपना स्पेसिफिक है, उनका ओन क्या है रिटर्न का प्रॉस्पेक्ट, उनकी अपनी क्या ग्रोथ है, एक तो वो, और दूसरा ओवरऑल मार्केट का क्या रिटर्न है। इन दोनों के बेसिस पे ही किसी सिक्योरिटीज़ का रिटर्न इन्फ्लुएंस्ड होता है या मिलता है, ना कि हर सिक्योरिटीज़ से उनका रिलेशन कैलकुलेट करना चाहिए। तो इनका मानना है भाई मार्केट से कैलकुलेट करो। जब मार्केट से कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट का रिटर्न देखिए, और अगर उस सिक्योरिटी का खुद का भी कुछ रिटर्न है तो वो, बस ये दोनों मिलके ही किसी सिक्योरिटी का रिटर्न फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई करूँ इस कॉन्सेप्ट को, तो सिंगल इंडेक्स या शार्प इंडेक्स मॉडल क्या कहता है? जो शार्प इंडेक्स मॉडल है वो सिंप्लीफाई करता है भाई रिस्क और रिटर्न के एनालिसिस को। और वो कैसे करता है? वो हर एक स्टॉक, मतलब हर एक सिक्योरिटीज़ के परफॉर्मेंस को एक सिंगल फैक्टर से कंपेयर करता है, एक सिंगल फैक्टर से उसके रिलेशन को ढूंढता है। सिंगल मार्केट फैक्टर वो कौन सा होता है? आपके मार्केट इंडेक्स, है ना, मतलब निफ्टी 50 वगैरह, ठीक है। इसी को कहते हैं, इसीलिए इसको बोले सिंगल इंडेक्स मॉडल, नाम इसीलिए पड़ा इसका सिंगल इंडेक्स मॉडल, क्योंकि कह रहा है कि हर सिक्योरिटी सिर्फ सिंगल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होगी। सिंगल फैक्टर कौन सा है? हमारा इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स। मार्केट इंडेक्स मतलब जो आपके BSE NSE के हैं, मतलब सेंसेक्स वगैरह, निफ्टी वगैरह। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में? दैट्स वाई वी कॉल्ड सिंगल इंडेक्स मॉडल। यहाँ तक क्लियर हो गया? और शार्प नहीं दिया था इसलिए इसको शार्प इंडेक्स मॉडल भी कहते हैं, सिम भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सिंगल इंडेक्स मॉडल है क्या चीज़, है ना। हर प्रॉपर आपकी जो पोर्टफोलियो उसकी हर एक सिक्योरिटीज़ का रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस करना है मार्केट से रिलेट करते हुए, दैट्स इट, ठीक है। आपको कोई कोरिलेशन नहीं देखना किसी और के साथ, आपको रिलेशन देखना है सिर्फ मार्केट का और उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ का, दैट्स इट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होता है, राइट। सो सिंगल इंडेक्स मॉडल के जब फॉर्मूले की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे इसमें बताया गया कि भाई पोर्टफोलियो के अंदर जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनका रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सिंगल सिक्योरिटीज़ के रिस्क एंड रिटर्न की कैलकुलेशन किस तरह फॉर्मूले से होगी पहले वो डिस्कस करेंगे, एंड देन ओवरऑल पोर्टफोलियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी यहाँ पे समझ लेंगे, राइट। तो जैसे बोला गया कि भाई सिक्योरिटीज़ का रिस्क और रिटर्न दोनों कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिटर्न की, कि हमें अगर रिटर्न कैलकुलेट करना है सिक्योरिटीज़ का तो कैसे होगा। अब जो RI है ना, तो आई इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम हर एक सिक्योरिटीज़ के रिटर्न को इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, और हर एक इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ के रिस्क को कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर उसी के बेसिस पे पोर्टफोलियो का कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अब जब बात रिटर्न की करते हैं, तो अभी जैसे हमने कॉन्सेप्ट में समझा था कि रिटर्न, शार्प इंडेक्स ने क्या कहा कि भाई रिटर्न जो होता है वो 2 चीज़ों से इम्पैक्ट डालता है, मतलब रिटर्न अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो 2 चीज़ों को कैलकुलेट करनी होती है। एक ओवरऑल मार्केट की जो रिटर्न होती है, उसका इम्पैक्ट हमारी सिक्योरिटीज़ पे पड़ता है, और दूसरा उस कंपनी की स्पेसिफिक कुछ चीज़ें होती हैं, उस कंपनी का स्पेसिफिक कुछ रिटर्न का है प्रॉस्पेक्ट, तो वो हो जाता है, मतलब होता है ना अपनी गुडविल, अपना एडवांटेज, तो वो एक मिलता है। तो 2 ही चीज़ें होती हैं जो रिटर्न को एक्युमुलेट करती हैं। तो इसी तरह इसके फॉर्मूले भी बनेंगे। फॉर्मूले जब हम बनाएँगे ना, तो 2 चीज़ें हैं, एक हमारा मार्केट का रिटर्न आएगा, दूसरा हमारा सिक्योरिटी स्पेसिफिक का रिटर्न आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवरऑल मार्केट का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मार्केट का रिटर्न कैलकुलेट करना है तो RM हम मार्केट के रिटर्न को कह देंगे। अब हमको सिक्योरिटी के रिप्रेजेंट में मार्केट का रिटर्न चाहिए ना, तो सिक्योरिटी हमारी कितनी सेंसिटिव है उससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे बन जाता है, RM मतलब मार्केट का क्या रिटर्न था, और हमारी वो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ मार्केट से कितना सेंसिटिव है ना, कितना वोलेटाइल है। अगर मार्केट का रिटर्न
5% है, तो मेरी सिक्योरिटीज पे उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, वो कितना जैसे उसी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगी घटेगी, कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी सेंसिटिव है, वो हमें बीटा से पता चल जाता है। बीटा का कैलकुलेशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, है ना। सो यहाँ पे बी आई हो जाएगा, मतलब बीटा उस इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का। तो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज को जब हम रिटर्न ऑफ मार्केट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज का मार्केट रिटर्न मिल जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मार्केट रिटर्न हो गया, और दूसरी बात हमारी आती है उस कंपनी की स्पेसिफिक ओन क्या रिटर्न है, ओन सिक्योरिटी का स्पेसिफिक रिटर्न, अपना क्या रिटर्न है। तो वो आता है दो चीजों से, एक आती है हमारी अल्फा और दूसरी आती है रैंडम एरर। ठीक है, ये एप्सिलॉन भी कहते हैं, है ना। तो कई जगह पे आपको वो चीज मेंशन रहेगी और कई जगह पे रैंडम एरर के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अब देखिए अल्फा क्या हो गया, और जो आपका ये रैंडम एरर है, ई मतलब जो रैंडम एरर उसको उस टर्म को बोलते हैं, अल्फा और रैंडम एरर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का वो हो जाता है, उस कंपनी का स्पेसिफिक हो जाता है। अब ये दोनों का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम बात अल्फा की करते हैं तो अल्फा का मतलब क्या होता है कि मार्केट के अलावा वो उस सिक्योरिटीज का इंडिपेंडेंट का कुछ अपना रिटर्न हो, या भी हम कहें कि मार्केट के कंपेयर में जो एक्सेस रिटर्न वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है वो उसका अपना रिटर्न होता है, उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। और अल्फा क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिटर्न हो गया। तो ये अनसिस्टमैटिक सिस्टमैटिक दोनों को कंबाइन करता है, मतलब सिंगल इंडेक्स मॉडल जो होता है सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक दोनों को लेके चलता है, रिटर्न में भी और रिस्क में भी, दोनों रिस्क को कंबाइन करता है। तो ये जो अल्फा हो गया वो कैसा हो गया, अनसिस्टमैटिक रिटर्न हो गया, क्योंकि वो कंपनी स्पेसिफिक हो गया। ठीक, तो अल्फा क्या होगा, एक्सेस रिटर्न, मतलब इन शॉर्ट में बता रही हूँ, जैसे ये हो गया ना इंडिपेंडेंट रिटर्न, मार्केट से, मार्केट के अलावा जो मार्केट से इंपैक्ट नहीं डालेगा, अपने आप का उसका अपना रिटर्न, तो वो इंडिपेंडेंट रिटर्न को हम अल्फा से कहेंगे। या फिर इनको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मार्केट के कंपैरिजन में जो भी एक्सेस रिटर्न है ना, वो आपका अल्फा कहलाता है। इज इट क्लियर। और जो रैंडम एरर टर्म है वो क्या होता है, वो भी अनसिस्टमैटिक रिटर्न होता है, इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटीज, मतलब इसलिए कहते हैं रैंडम एरर, मतलब ये सोचा ही नहीं गया था, ये अनएक्सपेक्टेड है, एक्सेस की बात नहीं हो गई, ये अनएक्सपेक्टेड है, ये हो गया, जरूरी नहीं हर सिक्योरिटीज में हो ही, पर ये अनएक्सपेक्टेड रिटर्न है। ठीक है, तो अल्फा प्लस रैंडम एरर, ये सिक्योरिटीज का स्पेसिफिक रिटर्न हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारे रिटर्न का फॉर्मूला कैसे फ्रेम हो जाएगा, अब जब हम मार्केट रिटर्न और सिक्योरिटी का स्पेसिफिक रिटर्न दोनों को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल रिटर्न हमारा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट भी यही कहता था कि भाई सिक्योरिटीज का रिटर्न दो चीजों से इंपैक्ट होता है, एक तो ओवरऑल मार्केट का क्या रिटर्न है और दूसरा उस सिक्योरिटीज का अपना क्या रिटर्न है। इन दोनों से ही सिक्योरिटीज के रिटर्न को हम एक्यूमुलेट करते थे। तो हमें क्या करना है, मार्केट के रिटर्न को सिक्योरिटी के रिटर्न को प्लस कर देना है। ये रहा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। फॉर्मूला कैसे आ गया, देखिए ये दोनों ही है, कुछ बुक्स में आपको ऐसे मेंशन होगा और कुछ बुक में ऐसे मेंशन होगा। पहले हम येलो हाईलाइट वाले को समझिएगा। देखिए हमने कैलकुलेशन में किया ना कि भाई मार्केट का रिटर्न कैसे हो गया, बीटा ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का मल्टीप्लाई बाय मार्केट का रिटर्न, ये हमारा मार्केट का रिटर्न मिल गया। अब हम उसमें प्लस कर देंगे सिक्योरिटी का स्पेसिफिक रिटर्न, तो अल्फा और फिर रैंडम एरर सिक्योरिटी इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का, वो हो गया। टोटल हमारा सिक्योरिटीज का रिटर्न निकल के आ गया। और कुछ बुक में इसी को ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि सिक्योरिटीज का जो अल्फा है हमारा प्लस बीटा ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज मल्टीप्लाई बाय मार्केट रिटर्न और प्लस रैंडम एरर ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, ये हमारा आ गया सिक्योरिटीज का रिटर्न। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। देखिए कि मैंने इतना ब्रेक करके आपको इसलिए समझाया कि जिसको ये फॉर्मूला मतलब लर्न करने में प्रॉब्लम हो तो वो ये चीज़ समझे। और कोई भी फॉर्मूला किसी कॉन्सेप्ट से फ्रेम होता है, तो इस फॉर्मूले के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको यहाँ इन शॉर्ट समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं जाननी है तो सोके आप सीधा फॉर्मूला देखिए और आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो वो मैंने आपको बता दी कि फॉर्मूला फ्रेम क्यों हुआ है, बीटा से मल्टीप्लाई क्यों हुआ मार्केट रिटर्न का, क्योंकि वो आपकी बीटा आपकी सेंसिटिविटी बताती है कि सिक्योरिटीज कितना सेंसिटिव है। अगर मान लीजिए 1 से बीटा डिनोट करते हैं, अगर मार्केट का रिटर्न आपका बढ़ा है कुछ भी मान लीजिए, तो कितने टाइम्स आपका सिक्योरिटी का रिटर्न बढ़ जाएगा, है ना? वो टाइम्स हमें बीटा बता देगा। तो इसीलिए हमें ओवरऑल सिक्योरिटीज का रिटर्न पता चल जाता है। तो बीटा मल्टीप्लाई बाय मार्केट रिटर्न वो हो गया, और सिक्योरिटीज का स्पेसिफिक कोई रिटर्न है तो वो हमारा अल्फा और रैंडम एरर हो गया। रैंडम एरर अनएक्सपेक्टेड कुछ आ गया, और अल्फा एक्सेस मार्केट रिटर्न के अलावा एक्सेस जो भी वो सिक्योरिटी रिटर्न दे रही है वो सिक्योरिटीज का अपना रिटर्न माना जाता है, तो वो हमारा अल्फा डिनोट कर दिया। दैट्स इट, ये फॉर्मूला हमारा फ्रेम हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। सो अगर हम बात करें कि आर आई क्या है, तो रिटर्न ऑन द सिक्योरिटीज है, पर्टिकुलर वो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का। आर एम क्या हो गया, वो रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स है, क्लियर है। और बीटा क्या हो जाता है, वो स्टॉक की सेंसिटिविटी है कि मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉक कितना सेंसिटिव है, कितना वोलेटाइल है, कितना वर्सेटाइल है, कैसे मूव ऑन करेगा, वो हमारा बीटा बता दिया। इस तरह से हमारा पूरा सिक्योरिटी का रिटर्न निकल गया। तो सिक्योरिटी का रिटर्न निकालने का फॉर्मूला पता चल गया, मार्केट का रिटर्न और स्पेसिफिक रिटर्न दोनों को प्लस कर देंगे, दैट्स इट। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, रिस्क की। ठीक है, रिस्क कैसे कैलकुलेट होगा, रिस्क में भी सेम प्रोसेस जाता है।
ठीक है। रिस्क का फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। रिस्क का फॉर्मूला हो गया, देखिए रिस्क कैलकुलेट करने को हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वेरिएंस के थ्रू इसका फॉर्मूला देख रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस यही तो बताता है हमारा कि क्या रिस्क है। तो वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, ठीक है। और वेरिएंस क्या होता है वो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं इसके पहले के वीडियोस में। तो वेरिएंस हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, दैट्स इट, है ना। कितना ज़्यादा हमारा एवरेज से ये डेविएट करता है, कितना ज़्यादा हमारा एवरेज से ये दूर है जो भी रिटर्न है, उसी के स्क्वायर को हम वेरिएंस कह रहे हैं, ठीक है। तो रिस्क हमारा वेरिएंस से आ गया, तो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का हमने रिस्क कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे भी देखिए फॉर्मूला फ्रेम हो गया। अब इस फॉर्मूले को अगर समझना है तो क्या है, इस फॉर्मूले में भी वही दो चीजें हैं। हमारा रिस्क वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, पहले मार्केट रिस्क कैसे होगा कि मार्केट के रिस्क को हम सिक्योरिटीज की सेंसिटिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा। तो बीटा स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस हो गया। अब बीटा को स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि आप वेरिएंस ले रहे हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी आप स्क्वायर कर रहे हैं, इसीलिए आपको सेंसिटिविटी को भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए बीटा स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो मार्केट का वेरिएंस क्या है और फिर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की सेंसिटिविटी का वेरिएंस क्या है, मतलब स्क्वायर क्या है, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का मार्केट रिस्क निकल के आ जाएगा। फिर सिक्योरिटीज का स्पेसिफिक कोई अगर रिस्क होता है तो वो क्या हो जाएगा, हम उसको कैसे बताएंगे स्पेसिफिक रिस्क को, हम बताएंगे उसको आपका जो रैंडम एरर होता है उसी के बेसिस पे। तो वेरिएंस मल्टीप्लाई बाय रैंडम एरर ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, क्लियर है। इसके बेसिस पे हमारा आपका निकल जाएगा रिस्क का एरिया, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला फ्रेम हो गया। आप देख लीजिए दोनों को ऐड कर दिया, हमारा रिस्क निकल गया आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया ये फॉर्मूला कैसे फ्रेम हुआ। तो अगर अब इनको समझे कि ये चीजें टर्म्स क्या क्या हैं, तो देखिए वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज हो गया, जो वेरिएंस एम है वो क्या हो गया, वेरिएंस ऑफ मार्केट इंडेक्स रिटर्न हो गया। वेरिएंस ई आई जो लिखा है वो क्या हो गया, वो वेरिएंस ऑफ रेसिडुअल रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज हो गया। और बीटा आई जो है वो बीटा कोफिशिएंट ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज हो गया, मतलब वही सिक्योरिटीज का मूवमेंट हो गया कंपेयर टू द मार्केट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा निकल के आ गया सिंगल सिक्योरिटीज का। अब जब हम सिंगल सिक्योरिटीज का निकाल लेते हैं तो हमें पोर्टफोलियो का कैलकुलेट करना पड़ता है कि रिस्क एंड रिटर्न हमारे पोर्टफोलियो का क्या है। तो एक तो बहुत सिंपल तरीका है पोर्टफोलियो के रिटर्न को, इसी तरह पोर्टफोलियो का भी पहले रिटर्न देखेंगे फिर रिस्क का देख लेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पोर्टफोलियो का अगर रिटर्न देखना है तो बहुत एक सबसे सिंपल सा तरीका क्या हो गया कि भाई आपने इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का रिटर्न कैलकुलेट कर लिया है, अब उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितनी भी सिक्योरिटीज है सबको प्लस कर दीजिए। मतलब ऐसा समझिएगा आपने शेयर्स में 15% पैसे लगाए, है ना, फिर आपने बॉन्ड में 20% का इन्वेस्टमेंट किया है, फिर आपने किसी और सिक्योरिटीज में इसी तरह ईटीएफ वगैरह लिया उसमें 30% का इन्वेस्टमेंट किया। तो आपने अलग अलग सिक्योरिटीज रखी है और अलग अलग सिक्योरिटीज में अलग अलग पैसा लगाया हुआ है। तो वेट मतलब कितना पैसा लगाया, मतलब मान लीजिए 1 लाख है तो 20,000 का आपने वो खरीदा, 30,000 का आपने वो खरीदा और 50,000 का आपने ईटीएफ खरीदा। शेयर बॉन्ड और ईटीएफ आपने ऐसे किया, तो 20 30 और 50। तो वेट कैसे हो गया 20 30 50, तो 0.2 है ना, मतलब 0.2 हो गया, 0.3 हो गया और 0.5 हो गया, ये वेट हो जाता है। तो अगर शेयर्स होगा तो रिटर्न हमने शेयर्स का कैसे निकाला था उस फॉर्मूले से, इंडिविजुअल सिक्योरिटी के फॉर्मूले से, तो वो हम जो भी रिटर्न आएगा वो रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 0.2 कर देंगे, क्योंकि आपके शेयर्स में हमने सिर्फ उतना ही पैसा लगाया है, जितना लगाया उसी के वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। इसी तरह से अगर हमने बॉन्ड में लगाया है तो बॉन्ड का जो रिटर्न हमने इंडिविजुअल सिक्योरिटी में कैलकुलेट किया वो, और मल्टीप्लाई अगर हमने 30 पैसे लगाए हैं मतलब तो 30% तो 0.3 कर देंगे। इसी तरीके से हम जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उनको उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हुए प्लस कर देंगे, तुम्हारे पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा। एक तो ये टेक्निक है। दूसरी अगर फॉर्मूला से देखनी है तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, अल्फा पोर्टफोलियो का क्या हो जाएगा प्लस बीटा पोर्टफोलियो का और मार्केट का रिटर्न। तो पोर्टफोलियो का बीटा जो होता है वो सेंसिटिविटी बता देगा और मार्केट का रिटर्न तो इन पूरा सिक्योरिटीज का आ गया, वो मतलब पूरे पोर्टफोलियो का आ गया आपका कि क्या मार्केट का रिटर्न है, प्लस उस से पूरे पोर्टफोलियो का कुछ अगर अनएक्सपेक्टेड रिटर्न है तो वो हमारा अल्फा डिनोट कर देगा, है ना, मतलब एक्सेस रिटर्न जो हो गया वो आपका अल्फा आ गया। तो अब इसमें देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे पोर्टफोलियो का अल्फा और बीटा पोर्टफोलियो का कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा पोर्टफोलियो को कैलकुलेट करने का तरीका वही है कि इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के अल्फा को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितनी भी इंडिविजुअल सिक्योरिटीज हैं उनका अल्फा लीजिए, मतलब एक्सेस रिटर्न जो मार्केट से एक्सेस रिटर्न जो इंडिपेंडेंट रिटर्न उनका है उसको लीजिए उस सिक्योरिटीज का, उसका वेट दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह जितनी भी सिक्योरिटीज है सबका कर दीजिए, उसका समअप लगा दीजिए, समेशन है ना, सबको सम कर दीजिए, तो हमारा अल्फा पोर्टफोलियो का आ जाएगा। इसी तरह अगर बीटा निकालना है तो हर एक इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का जो बीटा है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितनी भी सिक्योरिटीज है टोटल करके उसको सम कर लीजिए, तो पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। फिर
हम फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑफ मार्केट क्या हो गया, ये खाली उस पूरे पोर्टफोलियो का मार्केट रिटर्न हो गया, और अल्फा उस पोर्टफोलियो का इंडिपेंडेंट रिटर्न हो गया। दोनों को ऐड कर दिया, हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया। क्लियर हो गया? इसी तरह हमें रिस्क पोर्टफोलियो का पता करना है तो कैसे होगा? एक तो सिंपल तरीका कि पोर्टफोलियो के जो फॉर्मूला है, रिस्क का जो फॉर्मूला, उसी में आप पोर्टफोलियो मेंशन कर दीजिए। देखिए वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू बीटा स्क्वायर ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। ठीक है, पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकल गया प्लस वेरिएंस ऑफ जो रैंडम एरर ऑफ पोर्टफोलियो है वो हो गया, तो हमारा पूरा वेरिएंस आ जाएगा, रिस्क पोर्टफोलियो का कैलकुलेट होके आ जाएगा। या फिर हम इस तरीके से भी इसको मेंशन कर सकते हैं, सेम चीज जो रैंडम एरर पोर्टफोलियो का निकालना है वो कैसे निकलेगा, हर एक इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का जो वेरिएंस आप कैलकुलेट करेंगे उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करते जाइए और सबका टोटल कर दीजिए, सम कर दीजिए, जो आ जाएगा वो ही हमारा पोर्टफोलियो का रैंडम एरर आ जाएगा, और उसको फिर मार्केट के रिस्क से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन के आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे फ्रेम हुआ है। ठीक है, आप इसको एक दो बार बस रीड आउट करेंगे ना तो आपको ये पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको बैठ जाएगा माइंड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एजम्पशन की, कि जो ये सिंगल इंडेक्स मॉडल है इसका एजम्पशन क्या है, किस किस बेस पे ये, किस नोटेशन पे ये काम करता है। तो पहला तो है कि ये लीनियर रिलेशनशिप पे है। लीनियर रिलेशनशिप का क्या मतलब हो गया कि ये कहता है कि जो भी सिक्योरिटीज का रिटर्न है ना, वो और मार्केट के रिटर्न के बीच में एक लीनियर रिलेशन है। और लीनियर रिलेशन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा विद इन सेम प्रोपोर्शन, अगर वो डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा सेम प्रोपोर्शन। तो लीनियर रिलेशनशिप जो है स्ट्रेट लाइन होती है। ग्राफ में अगर बात करें तो स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है, जहां पे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में। यहाँ दो वेरिएबल्स क्या है, सिक्योरिटी का रिटर्न और दूसरा वेरिएबल क्या है, मार्केट का रिटर्न। तो ये कह रहा है कि ये जो दोनों वेरिएबल है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहती है। मतलब अगर सिक्योरिटी मार्केट का रिटर्न बढ़ेगा तो सिक्योरिटीज का रिटर्न बढ़ेगा, अगर मार्केट का रिटर्न घटेगा तो सिक्योरिटी का रिटर्न घटेगा। यही बात कह रहा है कि इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। तो पहला तो सिम का ये एजम्पशन हो गया। दूसरा एजम्पशन क्या होता है कि ये सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक दोनों चीजों को कवर करता है। ये इस एजम्पशन पे बेस्ड होता है कि जो सिक्योरिटीज होती है ना वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, उसका रिटर्न हो या रिस्क। एक हमारा आता है सिस्टमैटिक, दूसरा अनसिस्टमैटिक। तो ये दोनों को कंबाइंड करता है। जैसे हमने देखा ना कि मार्केट का रिटर्न ले लिया उन्होंने, मतलब बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया मार्केट के रिटर्न से, तो वो हमारा पूरा सिस्टमैटिक निकल के आ गया। और फिर जब इंडिविजुअल लेवल का ले लिया अल्फा या रैंडम एरर से, तो वो हमारा अनसिस्टमैटिक निकल के आ गया। तो इन्होंने रिस्क और रिटर्न दोनों में ही इन दोनों ही कंपोनेंट को लेके चले हैं कि सिस्टमैटिक और इनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एक चीज जो मैक्रो लेवल पे है, जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, और दूसरा जो कंपनी स्पेसिफिक होता है, वो सिक्योरिटी स्पेसिफिक होता है, उसको हम अनसिस्टमैटिक कहेंगे। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। तीसरा एजम्पशन का क्या होता है कि ये होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन होती है। होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन क्या मतलब हो गया कि हर कोई इन्वेस्टर का सेम एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग सिक्योरिटीज, कि भाई रिटर्न और रिस्क कैसा होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, रिटर्न मैक्सिमाइज होना चाहिए और रिस्क उनके एपेटाइट के लेवल पे होना चाहिए, जितना वो बर्दाश्त कर सके, जितना वो बियर कर सके, रिस्क उतने पे उनको ज्यादा रिटर्न का मिले। यही उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन होती है, कोई भी इन्वेस्टर क्यों ना हो। फिर इनका एक और एजम्पशन है कांस्टेंट बीटा। ठीक है, बीटा सेंसिटिविटी को बताता है। सिम क्या एज्यूम करता है कि ये जो बीटा फैक्टर है, जो बीटा कोफिशिएंट है ना, वो क्या करेगा आपका, वो हमेशा कांस्टेंट रहना है ओवर अ टाइम। ठीक है, मतलब मार्केट के रिटर्न से जो सिक्योरिटी के रिटर्न का मूवमेंट है ना, वो मानते हैं कि वो कांस्टेंट रहेगा। और लास्ट एजम्पशन क्या हो गई हमारी, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट और टैक्सेस। सिम कहता है कि भाई पूरी ट्रांजेक्शन जो होगी है ना, सिक्योरिटीज की जो ट्रांजेक्शन आप करेंगे, उसमें कोई भी, उसको बाय और सेल करते वक्त कोई भी कॉस्ट आपको नहीं लगने वाली, ना कोई टैक्स लगेगा, ना कोई भी एक्सेस एक्सपेंसेस के साथ इन्वॉल्व नहीं है। पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा है, आप जब भी कोई सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करते हैं आपको ब्रोकरेज एंड कमीशन वगैरह पे करना पड़ता है। सो ये सारे क्या हो गए हमारे सिंगल इंडेक्स मॉडल या सिम मॉडल के एजम्पशन हो गए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन शॉर्ट सिम मॉडल सिर्फ एक चीज है, सिक्योरिटीज के रिटर्न को मार्केट के रिटर्न के बीच में रिलेशन को ढूंढना। ठीक है, उसी के बेसिस पे डिसाइड करना कि पोर्टफोलियो को, कौन सा पोर्टफोलियो हमारे लिए बेस्ट होने वाला है। हर सिक्योरिटीज का रिस्क और रिटर्न इसी बेसिस पे एनालिसिस करिए, किस बेसिस पे, उस सिक्योरिटीज का अपना और मार्केट के साथ क्या लिंक है। बस दैट्स इट, पूरा फॉर्मूला इसी बेसिस पे बना है, पूरा कॉन्सेप्ट यही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।